वेल हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ चंचल यादव और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल चहित क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से अच्छी सी जान पहचान करेंगे, क्योंकि अगर हमने उनसे अच्छे से जान पहचान कर ली तो आगे के चैप्टर में रिएक्शंस को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा और उन चैप्टर्स को समझना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमारे इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चेंजेस, कि हमारे पास कितने टाइप के चेंजेस होते हैं। उसमें सबसे पहले केमिकल चेंज पे फोकस करेंगे। हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे केमिकल चेंजेस होते हैं या नहीं होते। हम इसमें केमिकल चेंजेस के ऊपर फोकस क्यों करेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये दोनों ही हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, अलग होंगी। उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमने कॉपर सल्फेट को किसके साथ, आयरन के साथ रिएक्ट करवाया, तो वहाँ पे दो सब्सटेंस बनेंगे। कौन कौन से, फेरस सल्फेट और कॉपर। अब जो फेरस सल्फेट और कॉपर होंगे, इनकी रिएक्शन, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो आयरन और कॉपर सल्फेट से क्या होगी, बिल्कुल ही अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। हम और एग्जांपल्स देखें यहाँ पे तो क्या होंगे, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कि हम दूध का दही बनाते हैं, वो भी कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड इज कुक, food is digested, process of respiration, grape juices fermented। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जब हम चेंज करवाएंगे तो उसका या तो कलर चेंज होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ना उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। लाइक हमने क्या ले लिया, वाटर लिया। वाटर को हम किसके अंदर चेंज कर रहे हैं, बॉईल करके वेपर के अंदर चेंज कर देंगे। अब ये क्या होता है, हम वापस से वेपर को वाटर के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्या ले लेते हैं, आइस ले लेते हैं और उसको वाटर में चेंज करेंगे, तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को किसमें, आइस में भी चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल चेंज में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, कि हम उसको जैसे आइस को वाटर में भी चेंज कर सकते हैं और वापस से वाटर को आइस में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर हम आइस को वाटर के अंदर चेंज कर रहे हो और फिर किसके अंदर चेंज कर रहे हैं, गैस के अंदर। ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। लाइक हम क्या कर लेते हैं, एक आयरन लेते हैं, उसकी लेंथ चेंज कर देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं, रहेगा तो आयरन ही, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही रहेगी, तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रूट इज चॉप्ड विद नाइफ। हम किसी फ्रूट को नाइफ से कट कर रहे हैं तो वो कट करने के बाद भी तो फ्रूट ही रहेगा, सेम टेस्ट रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फूड इज च्यू बाय टीथ, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ग्रेप्स आर क्रश्ड। हम ग्रेप्स को क्या कर दे, क्रश करके जूस बना ले, ये भी कौन सा चेंज रहेगा, फिजिकल चेंज। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्स हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या फिजिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो, केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
अब हम केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले क्या डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल हम ले, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, चीज़ और घी, डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। हम एग्जांपल ले यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हम क्या लेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, और उसको एयर की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, हीट करवाएंगे। अब एयर की प्रेजेंस में हीट करवाया तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। मतलब हम मैग्नीशियम को किसकी प्रेजेंस में हीट करवाएंगे, ऑक्सीजन में। तो हमारे पास क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने एयर की प्रेजेंस में हीट करवाया तो हमें क्या मिलेगी, उसमें से वाइट कलर की क्या निकलेंगी, डेजलिंग निकलेंगी, जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी बाद में, वाइट कलर के पाउडर में। वो वाइट कलर का पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से साफ करेंगे। अब हम सैंड पेपर से साफ क्यों करेंगे, जब हम मैग्नीशियम को कुछ टाइम के लिए एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है, लेयर। उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से साफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड होती हैं बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। उनको हम इवोल्यूशन ऑफ गैस वाली प्रॉपर्टी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। इसके लिए हम क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या लेंगे, एक जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे और उसके अंदर हम फिर क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको साइड वाले फिगर में दिख रहा होगा, क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कुछ बबल्स उसके ऊपर हमें दिखेंगे, गैस ट्यूब के अंदर कुछ बबल्स दिखेंगे। ये बबल्स किसके हैं, बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। किसके, हाइड्रोजन गैस के। जब हम टच करके देखेंगे टेस्ट ट्यूब को तो हमें वहाँ पे वो थोड़ा गर्म होते हुए दिखेगी, थोड़ा हॉट दिखेगा। मतलब जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले हम, तो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करवाएंगे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इवॉल्व होना मतलब बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या था, पहली प्रॉपर्टीज थी कि इसमें क्या होता है, जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कहाँ सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या हुआ, एक सॉलिड प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम लें तो इसके लिए हम कौन सा एग्जाम्पल करेंगे कि हमने क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड। इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, उसको हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ। तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का। किसका, लेड आयोडाइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका, बेरियम सल्फेट का। हमें यहाँ पे ये कलर याद होने चाहिए कि हमने जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड
नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला, किसका, लेड आयोडाइड का। ऐसे ही जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में ऐड करवाया तो हमें क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका, वाइट सॉलिड मिलेगा बेरियम सल्फेट का। आप यहाँ पे साइड में फिगर में देख भी सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन किस तरीके से हो रही है, प्रेसिपिटेट किस तरीके का हमें मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, चेंज इन कलर की। कुछ केमिकल रिएक्शन में के टाइम क्या हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे हमने क्या लिए, यहाँ पे सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और सिट्रिक एसिड में हम क्या लेंगे, लेमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कलरलेस मिलेगा। उसका कलर क्या हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या था, चेंज इन कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर वाले में अभी हमने किया था कि हमने जब जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो उसमें से कौन सी गैस का इवोल्यूशन हुआ था, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। और वहाँ पे जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी वो क्या हो गई थी, हॉट हो गई थी। उसका टेम्परेचर क्या हो गया था, राइज हो गया था, इंक्रीज हो गया था। एक तो वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके बीच में, क्विक लाइम के बीच में और वाटर के बीच में, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्लेक्ड लाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, स्लेक्ड लाइम। और वहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको फिर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। तो जो बेरियम क्लोराइड है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। और उनमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, उनकी स्टेट्स चेंज हो जाती है। हम क्या लेंगे, एक कैंडल लेंगे। कैंडल किसकी बनी हुई है, हमने क्या ले ली, एक कैंडल ले ली। कैंडल किसकी बनी हुई है, वैक्स की। वैक्स को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। आप वो क्या वहाँ पे बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, CO2। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैक्स है वो क्या है, लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। मतलब जब हमने उनको क्या किया, वैक्स को बर्न किया, तो वहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से गैस के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि ज़रूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हो। जैसे हमने क्या लिया था, जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, गैस का भी इवोल्यूशन हो रहा था, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा था। ऐसे ही हमने जब दूसरा करवाया, प्रेसिपिटेट वाली प्रॉपर्टीज में करवाया था कि क्या लिया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्राइड को मिक्स किया था, तो वहाँ पे हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे कलरलेस से हमें येलो कलर का मिला, तो चेंज इन कलर हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ठीक है, सो गाइस अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन में जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, अब हम जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबके नाम तो लिखेंगे नहीं, वो क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि हम केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग आ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, कि हम केमिकल रिएक्शन को किसकी, सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब जैसे हमने क्या लिया, रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन H2 + O2, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, वाटर। वाटर का क्या होता है, H2O। तो ये क्या हो गया, सिंबल की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये H2 और O2 थे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो हमें वाटर मिला है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है,
जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले। और प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन के लिए हम जो सब्सटेंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और हमें जो नया सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि H2+O2 हमें क्या मिलेगा, H2O। जो ये H2O2 है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और H2O क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। और इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में, एरो हमें केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन शो करता है। और अगर हमें कोई कंडीशन लिखनी हो कि लाइक हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं या और कुछ, तो वो हम एरो के ऊपर ही लिखते हैं सारी कंडीशंस, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूज़ किए हैं, वर्ड यूज़ किए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या यूज़ किए हैं, सिंबल। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में लिखना ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो रिएक्टेंट है वहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, रिएक्टेंट से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या हो, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, क्या हो, इक्वल, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। अब यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड में आप देखोगे जिंक के कितने नंबर ऑफ एटम है, 1। हाइड्रोजन का कितने हैं, 2। सल्फर का कितना है, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, जिंक के कितने हैं, 1। सल्फर का कितना है, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, सेम है। जिंक का भी 1 है दोनों में, हाइड्रोजन भी दोनों में 2 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन आता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस लॉ को ओबे करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे तो उनके मास भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, अभी मैंने बताया रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में होती है। बैलेंस में क्या था कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। लेकिन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नहीं होंगे, उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, यहाँ पे हमने आयरन को जब वाटर के साथ क्या करवाया रिएक्ट, तो हमें क्या मिलेगा, Fe3O4, ठीक है। और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे लिख लेना, उससे आपको इजी होगा इसको सॉल्व करने में। रिएक्टेंट में आयरन का कितना है, 1 नंबर ऑफ एटम है। हाइड्रोजन का कितना है, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 1। प्रोडक्ट साइड में आयरन का कितना है, 3। ऑक्सीजन का कितना है, 4। हाइड्रोजन का कितना है, 2। देखो हाइड्रोजन का तो दोनों का सेम है। ऑक्सीजन एक साइड 1 है, एक साइड 4 है। आयरन एक साइड 1 है, एक साइड 3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
कि इसमें क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, अनबैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, लेकिन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होते हैं, सॉरी इक्वेशन में। तो हमें क्या, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ज़रूरी होता है बैलेंस करना। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में वही हमने आयरन को H2O के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिलेगा, Fe3O4 प्लस H2। पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, पहले नंबर ऑफ एटम लिख लेंगे कि आयरन के रिएक्टेंट साइड में कितना है, आयरन का 1, रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने हैं, 3। ऐसे ही हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 2। ऑक्सीजन का कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ कम है। अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा कि हाइड्रोजन के तो क्या है, सेम है, हाइड्रोजन के सेम है, हमें किसके इक्वल बनाने हैं, आयरन के और ऑक्सीजन के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस साइड कम होता है, कौन सी साइड लेंगे हम, जिस साइड नंबर ऑफ एटम कम हो, क्या हो, लेस हो, नंबर ऑफ एटम लेस हो, वो वाली साइड हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहले इसमें नंबर ऑफ एटम और इनको इक्वल करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, क्या लेंगे, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इक्वल करेंगे। ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए ऑक्सीजन कौन से साइड कम है, कौन से साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कम है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, LHS साइड में 4 से। अब हमने देखा था कि RHS साइड में, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन कितना था, 1 है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा इस साइड भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ऑक्सीजन तो क्या हो गया, RHS सॉरी रिएक्टेंट साइड 4 हो गया, लेकिन मेरा यहाँ पे जो ये वाली चीज़ होती है इसको हम H2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन को ही इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व करा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया, आयरन अब भी उतना ही है, इस तरफ 1 है, इस तरफ कितना है, 3 है, कितना, 3। हाइड्रोजन इस तरफ कितना हो गया, 8, और प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, 2, ठीक है। और ऑक्सीजन इस तरफ कितना हो गया, 4, और इस तरफ भी कितना हो गया, 4। अब हमें किस पे अटैक करना है, हाइड्रोजन पे। हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, 4 से। इतना समझ आया। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को भी इक्वल कर लिया, क्या कर लिया, हाइड्रोजन भी 8 हो गए रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी क्या हो गया, 8 हो गया। जो ऑक्सीजन था वो 4 हो गया रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी क्या हो गया, 4। बचा क्या हमारा, आयरन, रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड कितना है, 3। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 3 से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, रिएक्टेंट साइड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ऑब्जर्व किया तो देखो, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 8, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 8, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 4, रिएक्टेंट साइड आयरन 3, रिएक्टेंट साइड आयरन 3। अब ये क्या हो गई, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए।
H2+O2 H2O। ये एक बार आप ट्राई करना, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब हमने केमिकल जो इक्वेशन है उनको बैलेंस करना तो सीख लिया कि जो केमिकल इक्वेशन है वो दो टाइप की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। अब इनको थोड़ा मोर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी स्टेट्स लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन में क्या लिखेंगे, जो सब्सटेंस लिए हैं हमने, सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है, गैस लिया है, उनको भी रिप्रेजेंट किया है करेंगे, ठीक है। तो गैशियस स्टेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, स्मॉल जी। लिक्विड स्टेट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, स्मॉल एल। सॉलिड स्टेट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, स्मॉल एस। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम क्या कर दें, डिज़ोल्व कर दें, जब हम उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए क्यू से। किससे, ए क्यू से। लाइक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, जिंक को मैंने H2SO4 के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और क्या मिलेगा, H2। अब हमें क्या लिखना है, ये लिखना है कि जिंक हमने क्या लिया था, सॉलिड लिया था, तो इसको क्या लिखेंगे, जिंक के बाद सॉलिड। H2SO4 हमने क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन लिया था, तो AQ। फिर हमें जो ये जिंक सल्फेट मिला है, कौन सी फॉर्म में मिला है, एक्वस फॉर्म में, तो इसके आगे भी क्या लिखेंगे, AQ। और H2 हमें किस फॉर्म में मिली है, गैस। तो इसी को ही बोलते हैं, हम इसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो स्टेट्स है वो लिखेंगे। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि जो चेंजेस आ रहे हैं इक्वेशन के अंदर हम वो भी लिखेंगे। जो हमारे पास, तो इसके लिए क्या होती है, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, जिसमें रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी, जिसमें क्या हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो। मतलब जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिले, हीट एनर्जी मिले, कोई एनर्जी मिले। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट जो मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा टेम्परेचर उसका ज़्यादा मिलेगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रिएक्शन के लिए उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसमें हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, जो टेम्परेचर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, मतलब ठंडा मिलेगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, रेस्पिरेशन में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने वाटर के साथ ऐड करेंगे तो उसमें भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम वायर को जब हमने बर्न किया था एयर की प्रेजेंस में, O2 की में, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसके साथ हाइड्रोजन के बबल्स क्या हो रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, तो मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल करेंगे। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल क्या हैं, एंडोथर्मिक जैसे कुकिंग के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कुकिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है हीट की, तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो वो भी कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रिएक्शन करवाते हैं हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, उसमें भी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल हम ले एक, तो हम क्या ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हमने हीट किया। इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी स्टेट लिखते हैं, और उसको जब हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर वो इवॉल्व हो रही है, वो लिखते हैं, उसको भी दिखाना चाहिए। तीसरी क्या होती है, थर्ड क्या है कि किस कंडीशन में हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है
वो भी हमें शो करना चाहिए। लाइक हम कितनी हीट दे रहे हैं, कितना प्रेशर उस पर यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमें शो करना चाहिए। वो हम कहाँ शो करते हैं, जो ये एरो लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसके ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है CO2 की। जब हम हाइड्रोजन के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है CH3OH। इसमें हम कितने प्रेशर का यूज़ करते हैं 340 ATM। ठीक है, अगर हम और एग्जांपल लें तो कौन कौन से एग्जांपल हैं यहाँ पे, C2H4 की हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, निकल। निकल क्या होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट भी सब्सटेंस होते हैं, इनका यूज़ हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, किसको, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या लिया, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में लेंगे तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब, और आपने 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2O लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो क्लोरोफिल और सनलाइट को हम इस एरो के ऊपर दिखाएंगे। तो ये इस कंडीशन के बीच में, इस कंडीशन पे हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो हमें ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। थर्ड, चेंज इन कलर। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ, चेंज इन स्टेट। फिर हमने इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो 2 टाइप की होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हमने बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था, और हम केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं वो हमने 3 इंफॉर्मेटिव कंडीशन पढ़ी।